हाय माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए जो भैया आपको हम 12th की बायोलॉजी में जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं वंशागति एवं विविधता। वंशागति एवं विविधता वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि जो मेंडल का नियम था, जब बाद में 19वीं शताब्दी में क्या किया, कार्ल लोरेंत्ज और ह्यूगो ड्रीवीज और एरविन शेरमार्क जो तीनों वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या किया था, मेंडल के नियमों की जब पुनर्खोज किया तो उन्होंने एक चीज स्पष्ट कर दिया कि सभी जुधारियों पर क्या हुआ करता है, मेंडल का नियम पूर्ण रूपेण लागू नहीं होता है। चाहे वो पृथक्करण का नियम हो, चाहे प्रभाविता का नियम हो, चाहे स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम हो। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जहां पे कह सकते हो कि नव मेंडलवाद जिसको कह सकते हो कि जो मेंडल के द्वारा जो मेंडल का बेसिक कॉन्सेप्ट था, उसी के ही आधार पे नई आनुवंशिकी की क्या की गई, आपकी क्या किया गया, ब्रांच की स्थापना की गई। तो उसी में ही मैं आज आपको एक रूल बताने जा रहा हूं जिसका नाम क्या है, अपूर्ण प्रभाविता का नियम, इनकम्प्लीट डोमिनेंट लॉ। जान लीजिएगा, अपूर्ण प्रभाविता का नियम। तो इस नियम को आप लोग ध्यान देंगे और इस नियम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कौन कौन से एग्जाम्पल लिए गए हैं और कौन कौन से इसमें क्या किए गए साइंटिस्ट हैं, जिसको हम लोग कहा किया करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस लॉ। तो जो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस लॉ है, आपका ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज तो इस नियम का जो अध्ययन किया था कार्ल लोरेंत्ज ने किया। ये मेंडल का नियम नहीं है। मेंडल के नियम में आई हुई असफलताएं जो हुआ करती हैं, उसको जब नए साइंटिस्टों ने क्या किया, देखा, तो उसको दूर करते हुए कुछ नियम दिया गया। जैसे अपूर्ण प्रभाविता का नियम है, अभी हम आपको सह प्रभाविता का भी नियम बताएंगे, उसको भी आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। तो पहले चीज कुछ इससे बेसिक चीजें समझ लेते हैं कि कहां कहां पे ये रूल्स देखा गया था, उसके बाद फिर पूरा इसका हम डिटेल आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इस नियम का अध्ययन या इस नियम का जो प्रतिपादन किया था, वो आपके कोई साइंटिस्ट नहीं, वो आपके कौन से थे, कार्ल लोरेंत्ज ने किया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अपूर्ण प्रभाविता का नियम किसने दिया। तो आपको पहली चीज भी बताया था कि मेंडल की जो नियम है उसकी पुनर्खोज करने का भी कार्य कार्ल लोरेंत्ज ने ही किया था, और कार्ल लोरेंत्ज ने ही फिर क्या किया, अपूर्ण प्रभाविता का भी नियम दिया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस लॉ। तो इसमें पहला क्वेश्चन यहीं से निकलने वाला है कि अपूर्ण प्रभाविता का नियम किसने दिया। तो अपूर्ण प्रभाविता का नियम किसने दिया, कार्ल लोरेंत्ज ने किया था। ये ध्यान दीजिएगा, इस नियम का प्रतिपादन कार्ल लोरेंत्ज ने किया था। एक चीज ध्यान दीजिए। और इसका अध्ययन सबसे पहले किस पौधे पर किया गया। अब यहाँ पे ये भी ध्यान देने वाली बात है, जैसे मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पे किया, तो इन्होंने भी किसी पौधे पर अपना प्रयोग किया होगा। तो इस ध्यान दीजिएगा, जिसका अध्ययन उन्होंने सबसे पहले एक पौधा था जिसका नाम है गुलाबांस। ये ध्यान दीजिएगा, इसका अध्ययन उन्होंने किस पौधे पर किया था, गुलाबांस पर। किस पौधे पर किया, गुलाबांस। या इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है, बहुत पूछा जाता है कि अपूर्ण प्रभाविता का नियम किस पे अध्ययन किया गया। तो पहली चीज तो गुलाबांस हो गया। दूसरी चीज, इसका वैज्ञानिक नाम होता है मिराबिलिस जलापा। क्या नाम होता है इसका वैज्ञानिक नाम, मिराबिलिस जलापा। ये चीज याद रखिएगा, नहीं तो कुछ बच्चे केवल एक गुलाबांस से ही संतुष्ट हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आपको इसका जो वनस्पतिक नाम है वो भी याद रखना है कि गुलाबांस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मिराबिलिस जलापा। तो इसका अध्ययन गुलाबांस या मिराबिलिस जलापा ये वनस्पतियों में किया गया। तथा एक मुर्गियां थी जिसका नाम होता है एंड्रोलूसियन मुर्गियां। एंड्रोलूसियन मुर्गियों पर भी क्या किया गया था, इसका अध्ययन किया गया था। तो तथा फिर क्या किया गया बाद में, एंड्रोलूसियन मुर्गियां होती हैं आपकी, उस एंड्रोलूसियन मुर्गियों पर भी क्या किया गया था, इस नियम का क्या किया गया था, अध्ययन किया गया था एंड्रोलूसियन मुर्गियों पर। लेकिन जो कार्ल लोरेंत्ज थे, उन्होंने किस पर अध्ययन किया था, उन्होंने गुलाबांस पर किया था। तो एंड्रोलूसियन मुर्गियों पर किया गया। ये तो केवल रही बातें किसकी, ये डिफिनेशन की बात रही। 3 क्वेश्चन यहां से निकल के आ गए। पहला कि अपूर्ण प्रभाविता का नियम किसने प्रतिपादित किया। तो बच्चे सब सोचेंगे प्रभाविता का नियम लगाओ मेंडल नहीं, कार्ल लोरेंत्ज इसमें है।
दूसरी चीज, जिसका अध्ययन किस पौधे पर किया गया, तो गुलाबास या मिराबिलिस जलापा पर किया गया। और अगला अगर जंतुओं में किस पे किया गया, तो एंड्रोसियन मुर्गियों पे किया गया। यही इतना चीज आपको डाउट पहले क्लियर कीजिए। और अब ये नियम है क्या चीज, ये नियम अगर आपको जानना है तो पहले आप मेंडल का प्रभाविता का नियम आप अच्छी तरीके से क्लियर कर लिए, तभी इस नियम को पढ़िएगा। ये नियम यही कहता है कि जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में ना तो प्रभावी प्रकट होता है और ना ही अप्रभावी। जो प्रथम पीढ़ी में लक्षण प्रकट होता है वो दोनों जनकों के मध्यमान होता है। ये चीज सबसे बड़ी चीज हुआ करती है। कहने का मतलब कि जो पहली पीढ़ी में आया था ना तो वो प्रभावी प्रकट होता है और ना ही क्या होता है, अप्रभावी होता है। इस पीढ़ी में क्या होता है, प्रभावी और अप्रभावी जनकों के जो लक्षण हुआ करते हैं उसके मध्यमान, मतलब कोई तीसरा लक्षण आकर के क्या हो जाता है, प्रकट हो जाता है। इसीलिए कहा गया कि प्रभाविता का नियम एकदम सही नहीं है। क्यों? प्रभाविता का नियम यही कहता है कि जब प्रभावी और अप्रभावी जनकों के बीच में क्रॉस कराया जाएगा तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होगा, अप्रभावी लक्षण नहीं। लेकिन अपूर्ण प्रभाविता का नियम यह कहता है कि ना तो प्रभावी प्रकट होगा और ना ही अप्रभावी प्रकट होगा, कोई तीसरा लक्षण आकर के प्रकट हो जाता है। इसीलिए इस नियम को क्या कह दिया गया, अपूर्ण प्रभाविता का नियम। मतलब प्रभाविता का नियम पूर्ण रूपेण कंप्लीट नहीं है, इसीलिए इसको इनकम्प्लीट डोमेन्स लॉ के नाम से भी जाना किया करते हैं। इतनी चीज समझ में आ गई होगी। आपको फिर से नियम बता रहा हूं, अभी एग्जाम्पल लूंगा, अपने आप एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। जान लीजिए, जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी लक्षण प्रकट ना हो करके उन दोनों के बीच का कोई एक मध्यमान या तीसरा लक्षण आकर के प्रकट हो जाता है। अतः इसे क्या कहा करते हैं, अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहा करते हैं। तो देखिए नियम क्या है, जब दो तुलनात्मक, ध्यान दीजिएगा पूरे नियम को, लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में, प्रथम संतान पीढ़ी F1 पीढ़ी में प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण का मध्यमान, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण का क्या होता है, मध्यमान या बीच का लक्षण प्रकट होता है। अतः इसे अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं। बस यही है। अगर आप लोग एक डिफिनेशन और लिखना चाहेंगे, एक डिफिनेशन आपको और बता दे रहा हूं। प्रथम पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी लक्षण के अतिरिक्त कोई मध्यमान लक्षण जब प्रकट होता है तो उसी को ही हम लोग क्या कहा किया करते हैं, अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं। जब देखिए एकदम शॉर्ट कर रहा हूं, F1 पीढ़ी में प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण का मध्यमान या बीच का मध्यमान या तीसरा या भी कह सकते हो मध्यमान लक्षण प्रकट होता है तो उसे अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं।
यही चीज ध्यान देना है, एकदम सीधा सीधा है कि प्रभावी और अप्रभावी के अलावा कोई तीसरा लक्षण आकर के प्रकट हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहा करते हैं। तो जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी लक्षण का मध्यमान लक्षण प्रकट होता है, अतः इसे क्या कहा किया करते हैं, अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं या इनकम्प्लीट डोमिनेंट लॉ भी कहा किया करते हैं। मैं इसका उदाहरण गुलाबांस वाला पहले बता रहा हूं, सुन लीजिए क्या है। उन्होंने क्या किया, गुलाबांस जो था उसका लाल पुष्प लिया और कौन सा पुष्प का पौधा लिया, सफेद पुष्प का। अब बात समझिए पूरी बात को, जब उन्होंने लाल एवं सफेद पुष्प के पौधे के बीच में क्रॉस कराया तो लाल जो था वो प्रभावी। अब देखिए मैं एग्जाम्पल को एकदम पूरा डाउट क्लियर करूंगा, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसका एग्जाम्पल से आप लोग समझिएगा। जब गुलाबांस के लाल पुष्प, अब जो लाल रंग था वो कैसा था, प्रभावी। ध्यान दीजिएगा, गुलाबांस के लाल पुष्प एवं सफेद पुष्प। अब जो ये सफेद रंग था वो कैसा बताया गया, अप्रभावी। सफेद यहां पे क्या करते हैं, अप्रभावी। ये अप्रभावी लक्षण था और ये अप्रभावी लक्षण है। सफेद पुष्प के पौधों के मध्य क्रॉस, पौधों के मध्य क्या कराया उन्होंने, क्रॉस कराया। और जब उन्होंने अब ये क्या किया उन्होंने कि गुलाबांस का क्या किया, लाल पुष्प वाला पौधा लिया और दूसरा कौन सा लिया, सफेद पुष्प का पौधा, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया। तो अब आप समझिए क्या हुआ, जैसे ये मैंने कह दिया वो क्या है, उसका प्रभावी है, अब प्रभावी क्या है, लाल रंग है। अब लाल रंग को आप किसी भी जीनोम से दिखा सकते हो, जैसे कुछ किताबों में इसको कैपिटल आर से दिखाया गया है, कुछ किताबों में इसको कैपिटल डब्ल्यू से भी दिखाया गया। अगर हम आपसे कहना चाहते तो अगर हम कह दें तो यहाँ कैपिटल डब्ल्यू ही दिखा दीजिए, कैपिटल डब्ल्यू, और ये क्या हो गया, कैपिटल डब्ल्यू लाल को। और दूसरा क्या किया उन्होंने, अप्रभावी। अप्रभावी को क्या ले लिया उन्होंने, सफेद। भाई सफेद जो था वो अप्रभावी बताया गुलाबांस में, इसको मान लीजिए, अब आप क्या ले लीजिए, इसको स्मॉल डब्ल्यू व्हाइट, ठीक है, ये कैपिटल डब्ल्यू और ये क्या हो गया, स्मॉल डब्ल्यू। अब उसके बाद इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया जाता है, तो जिसको बीच में क्रॉस कराया जाता है उसको हम लोग क्या कहा करते हैं, जनक पीढ़ी, या क्या कहा करते हैं, इयपोन कहा करते हैं। इतनी चीज तो क्लियर हो गई होगी मेंडल का अगर नियम पढ़ रहे हो। तो जब उन्होंने लाल पुष्प और सफेद पुष्प के गुलाबांस के पौधे के बीच में क्रॉस कराया तो मेंडल का नियम क्या कहता है, मेंडल का नियम यह कहता है कि प्रभावी और अप्रभावी के बीच में जब क्रॉस कराओगे तो पहली पीढ़ी में केवल कौन लक्षण प्रकट होता है, प्रभावी लक्षण प्रकट होता है और अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होता है। और प्रभावी लक्षण प्रकट होता था इसलिए उसको प्रभाविता का नियम कहते थे। लेकिन यहाँ पे क्या कहा उन्होंने कि ना तो प्रभावी प्रकट होगा ना प्रभावी प्रकट होगा, उन दोनों के बीच का कोई लक्षण आएगा, जिसी को हमने अगर कह देना तो स्वतंत्र विभन का नियम कहते हैं, और पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें से एक आया कैपिटल डब्ल्यू और इसमें से एक आ गया तो स्मॉल डब्ल्यू, और ये क्या हो गया, इन दोनों के बीच का लक्षण, और इसीलिए इसको हम लोग कौन सा पौधा कहते हैं, गुलाबी रंग। कौन सा कहा करते हैं, गुलाबी रंग के पौधे प्राप्त होते हैं। और ये क्या हो गया आपका प्रथम संतान पीढ़ी, ये क्या है, F1, ये सारी यहाँ पीढ़ी रहेगी, ये क्या है आपका F1। पूरा का पूरा नियम यहीं तक है, केवल बस जान लीजिए, बस प्रभावी और अप्रभावी के बीच का कोई लक्षण आकर के प्रकट हो गया तो उसी को क्या नाम दे दिया गया, अपूर्ण प्रभाविता का नियम दे दिया गया। और अब फिर वही हाल एकदम वैसे ही है, अगर इसमें आपका क्या होगा, स्वपरागण होने दिया जाए तो ये कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, ये एक क्या बन गया आपका मेल गैमेटोफाइट, इधर फिर क्या बन जाएगा कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, और ये क्या हो जाएगा आपका फीमेल गैमेटोफाइट। और जब क्रॉस कराओगे तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कैपिटल डब्ल्यू और ये क्या हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू। तो ये कौन सा पुष्प का पौधा हो गया, लाल। फिर इसके बीच में यहाँ से क्रॉस कराओगे तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, ये कौन सा होगा, ये गुलाबी। कौन सा है, गुलाबी। और फिर इसके बीच में यहाँ से क्रॉस कराइए तो स्मॉल है, ये कैपिटल है तो पहले प्रभावी लिखा जाएगा, तो कैपिटल डब्ल्यू और ये स्मॉल डब्ल्यू, और ये क्या हो गया
ये क्या है, गुलाबी, ये भी गुलाबी है, जान लीजिएगा। और अब यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, इसके बीच में क्रॉस कराओगे तो यहाँ स्मॉल w और ये स्मॉल w आपको मिला, और जो स्मॉल w और ये दोनों मिला, ये आपका क्या हो गया, सफेद प्राप्त हो गया। कहने का मतलब सीधा सीधा सा है कि आपको क्या मिल गया, 25% क्या मिल गए बताइए, 25% आपको क्या मिले, लाल पुष्प वाले। ये कौन सी पीढ़ी है, F2, कौन सी है ये, F2। और 25% लाल वाले मिलेंगे, 50% आपको क्या मिलेंगे, गुलाबी, 50% क्या मिलेंगे, गुलाबी, और 25% आपको क्या मिलेंगे, सफेद मिलती है। यही इतना हम आपको बताना चाहते हैं। अगर सही से देखा जाए तो चोरी चुप्पा एकदम सीधा सीधा पृथक्करण का नियम ही पूरा इंडिकेट कर रहा है। देख लीजिए, बस जीनोटाइप निकालोगे तो 1:2:1 आएगा, और फिनोटाइप निकालोगे तो 3:1 आ जाएगा। ये जो जैसे आप नीचे लिखा करते हो तो ये आप लिख सकते हो यहाँ पे, तो यही पूरा एग्जाम्पल है। तो अब आपको मैंने बताया क्या, जब गुलाबास के लाल एवं सफेद पुष्प वाले पौधे के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो आप देखिए पहली पीढ़ी में सभी गुलाबी वाले प्राप्त होते हैं, और यदि इनमें स्वपरागण होने दिया जाए, क्या होने दिया जाए, इसमें स्वपरागण होने दिया जाए, तो आप देख रहे हो 25% F2 पीढ़ी में, किस पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में 25% लाल मिल रहे हैं, 50% गुलाबी मिल रहे हैं, और 25% क्या मिलते हैं, आपके सफेद प्राप्त होते हैं। तो यही पूरा है। इसकी लैंग्वेज मैं क्या कर रहा हूं, आपको नीचे बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। नीचे आप इसके आगे की लैंग्वेज नीचे यहाँ पे लिखेंगे आप लोग इसकी। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, ध्यान दीजिए, कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी गुलाबी पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं, और यदि इनमें स्वपरागण होने दिया जाए तो F2 पीढ़ी में, द्वितीय संतान पीढ़ी में लक्षण 1:2:1 के रूप में प्राप्त होते हैं। जिसमें 25% लाल, 50% गुलाबी एवं 25% सफेद पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से जो पूरा इसमें डाउट था हमने उसको पूरा एग्जैक्ट क्लियर किया कि जब प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों वाले जनकों के बीच में क्रॉस कराओगे तो पहली पीढ़ी में ना तो प्रभावी प्रकट होता है ना अप्रभावी, उसके बीच का कोई तीसरा लक्षण आकर के प्रकट हो जाता है। इसीलिए इसको अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं। जैसे लाल एवं सफेद पुष्प वाले गुलाबास के पौधे के बीच में क्रॉस कराया गया तो पहली पीढ़ी में सभी गुलाबी पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं, और यदि उनमें स्वपरागण होने दिया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी में जो लाल होता है और सफेद होता है और गुलाबी होता है उसमें जो अनुपात देखने को मिलता है वो 1:2:1 का, अर्थात 25% लाल, 50% गुलाबी एवं 25% आपके कैसे पौधे प्राप्त होते हैं, सफेद पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं। ऐसे ही क्या किया गया, एंड्रोसियन मुर्गियों पर किया गया। जब एंड्रोसियन मुर्गियों पर किया गया तो जो उनके पर होते हैं, मुर्गियों के जो पर होते हैं, उस मुर्गियों के पर में क्या हुआ करता था वो देखा गया। प्रभावी लक्षण जो हुआ करता था मुर्गियों के पर में वो कौन सा रहता था, काला। कौन सा रहता था, काला रंग मुर्गियों का पर। और जो अप्रभावी लक्षण हुआ करता था मुर्गियों में, जान लीजिएगा वो कैसा रंग होता था, चितकबरा रंग। कौन सा रंग, चितकबरा रंग। अब इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराया गया
अब जब एंड्रोसियन मुर्गियों पर कराया गया, जान लीजिए, तो प्रभावी लक्षण कौन था? काला, और अप्रभावी कौन सा था? चितकबरा। तो इन दोनों के बीच में जो हुआ करता है, जब क्रॉस कराया गया, या सफेद चितकबरे, यहाँ पे क्या बताया जाता है? सफेद चितकबरे। प्रभावी कैसा था? काला रंग, और अप्रभावी कैसा था? सफेद चितकबरे। और जब इनके बीच में क्रॉस कराया गया ना, तो काला ही प्रकट हुआ ना, सफेद चितकबरा हुआ। एक आकर के तीसरा एक लक्षण आ गया, और उसको कौन सा रंग कहा गया? नीला रंग कहा गया। मतलब जो मुर्गियों के पंख आ गए वो किस रंग के आ गए? नीले रंग के आकर के प्रकट हो जाते हैं। तो इसीलिए ना तो प्रभावी प्रकट हुआ और ना ही अप्रभावी प्रकट हुआ, आकर के कोई तीसरा लक्षण आकर के प्रकट हो गया, जो इन दोनों के मध्यमान हुआ करता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या किया करते हैं? अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहा करते हैं। इसीलिए मेंडल का जो प्रभाविता का नियम था वो केवल मटर तक ही रह गया, कुछ स्थानों पर वो आपकी उसमें कमियां देखने को मिल गई। तो इस नियम को आप विधिवत समझिएगा, पूरा उतार लीजिएगा, लेकिन इसमें याद रखिएगा किसने खोज किया था और किस पर इसका अध्ययन किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इतना ही आज आपकी इस लेक्चर में इसको हम बताया किया करते हैं। नेक्स्ट क्लास अगले लेक्चर में प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।